हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और सवालों में व्यस्त भी होंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारा ख़त्म हुआ बच्चों। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जहाँ क्वेश्चन बने वो मैंने आपको बताया भी सही, पर अब ज़रा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने जैसे कहा और कुछ अच्छे सवाल जो मुझे कराने हैं वो देख लेते हैं ज़रा। चलिए पहले कुछ अच्छे सवाल देख लेते हैं बच्चों, फिर प्रीवियस ईयर के अंदर कौन कौन से सवाल पूछे गए वो मैं आपको बताता हूं। जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन सवालों की बात आपसे कर लेता हूं। पहले देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सवाल क्या है? A body of mass 40 gram is moving with a constant velocity of 2 centimeter per second. ये एक बॉडी है अपने पास में बच्चों, जिसका मास आपको दे रखा 40 ग्राम के बराबर और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, यानी कि ये स्मूथ टेबल है, यहां किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। द फोर्स ऑन द बॉडी इन अ डाइन। अब फोर्स ऑन बॉडी आपसे पूछा जा रहा है। यार बॉडी पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों तो ये पक्की बात है भाई कि एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा बच्चों। तो इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। पर यही सवाल देखिए, ये लगभग सवाल हर इंस्टीट्यूट की बुकलेट में मिल जाएगा, पर यही सवाल जब AIPMT के अंदर पूछा गया था, सवाल की लैंग्वेज यही है, 40 kg ऑफ मास मूविंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर पूछा गया है यहां पर फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बाय द टेबल। अगर सवाल में यह पूछा होता फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बाय टेबल, तो भैया टेबल इस बॉडी पर लगाएगी एक नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसके वेट के बराबर हो जाएगी बच्चों। मास की वैल्यू 40 ग्राम आपको दे रखी है, ध्यान रखना, और जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम के अंदर होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व जब करोगे तो 0 0 8 चुक्कू 32 हासिल 3 9 चुक 36 36 डाइन, इतना फोर्स बॉडी पर लगेगा। पर यह फोर्स है कौन सा बच्चों? बाय द टेबल, टेबल ने लगाया है। वैसे इस बॉडी पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। पर बॉडी पर फोर्स लग रहा है, टेबल की वजह से वो लग रहा है इतने डाइन का फोर्स। तो सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ पूछता है फोर्स ऑन बॉडी तब तो जीरो है, पर अगर पूछता है फोर्स ऑन बॉडी बाय द टेबल इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन है। चलिए और देखेंगे बच्चों अगला सवाल, जो और अच्छे सवाल है मैं केवल वही डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। जो पूछे हुए सवाल हैं, मतलब पूछने की प्रोबेबिलिटी जिनकी होगी वो सवाल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। चलिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 जो मेरे पास बुकलेट है उससे मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं आपसे। क्या सवाल है? अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। ये लीजिए, एक प्लेन बना दिया आपने, उस पर एक बॉडी को आपने रख दिया है बच्चों, जिसका मास आपको दे रखा है 2 kg, ठीक है। आगे बोला है इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड।
यहां से कोई एक नोजल लगा हुआ पाइप है बच्चों, यहां एक नोजल लगी है, इस पाइप में से पानी आ रहा है और जो पानी यहां से बाहर निकल रहा है उसके बाहर निकलने की रेट dm/dt आपको दे रहा है 1 kg/सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर इस पाइप से 1 kg वाटर बाहर निकल जाता है। एंड स्ट्राइक्स ऑन ब्लॉक विद स्पीड, यहां स्पीड आपको दे रखी है 5 मीटर/सेकेंड, 5 मीटर/सेकेंड की स्पीड से जाकर ये ब्लॉक से टकरा रहा है वाटर जेट। तो पूछ रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी। यार ब्लॉक में एक्सेलरेशन तभी आएगा बच्चों जब इस ब्लॉक पर फोर्स लगा होगा, और फोर्स लगा कौन रहा है? वाटर जेट। और वाटर जेट के पास क्या है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल मास, यानी कि फोर्स exerted by jet on block will be F equals to velocity constant mass variable, तो dm/dt बन जाएगा बच्चों। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू 5, dm/dt की वैल्यू 1, तो 5 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा जा रहा है, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक A इक्वस टू F/m कर दीजिए बच्चों, 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन समझिएगा जरा ध्यान से, ये भी बड़ा प्यारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बॉल वॉल वाला सवाल है बच्चों। अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इम्पल्स थ्योरम का, वहां पर 3 वैरायटीज मैंने आपको क्वेश्चंस की बताई थी। क्वेश्चन है वाटर जेट हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए स्ट्राइक्स अ वॉल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। आपको ऐसे डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का वाटर जेट आकर टकरा रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है बेटा स्मॉल ए। ठीक है, ये किसी न किसी वेलोसिटी से टकरा रहा है विद द नॉर्मल, मतलब यहां से थीटा एंगल बना रहा है, एंड रिबाउंड से इलास्टिकली। तो जितनी स्पीड से ये टकरा रहा है उतनी स्पीड से रिबाउंड भी हो रहा है। इलास्टिकली कोलाइड होने का मतलब ये होता है बच्चों स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगर ये v स्पीड से टकरा रहा है तो v स्पीड से रिबाउंड होगा, जितने एंगल पर स्ट्राइक करेगा उतनी एंगल पर वापस से रिबाउंड भी कर जाएगा। आगे बोला द वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी d इज v। v वेलोसिटी है पर वाटर की डेंसिटी आपको d दे रखी है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल इज, वॉल पर लगने वाला फोर्स कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, इसमें अपन ने देखा था फोर्स ऑन वॉल जो आपने निकाला था बच्चों, वो निकाला था 2 mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी के बराबर। अब v आपको स्पीड दे रखी है, थीटा एंगल दे रखा है, हॉरिजॉन्टल से कहा था कि अगर वॉल से दे तो यहां cos की जगह साइन कर देना। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? फिर प्रॉब्लम बच्चों की मास नहीं है हमारे पास। अब मास नहीं है तो कैसे निकाले इसको? बस इस सवाल का खेल ही मास का है बस। तो यहां पर मास अपन जानते बच्चों डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो डी दे रखी है पर वॉल्यूम के बारे में कुछ पता नहीं, तो एरिया इनटू लेंथ कर देते हैं यार उसको बच्चों अपन, क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। ठीक है, डी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब लेंथ क्या होगी हमें मालूम है, इसकी स्पीड जो होती है ना बच्चों v, और उसकी यूनिट होगी मीटर/सेकेंड, यानी 1 सेकंड के अंदर v मीटर की डिस्टेंस ये कवर करने वाला है। तो 1 सेकंड में यानी पर सेकंड इसकी लेंथ जो बनेगी वो v बनेगी, तो मास जो बनेगा वो DAV बनेगा बच्चों पर सेकंड। ध्यान रखना 1 सेकंड के लिए, तो टाइम की जगह पर 1 सेकंड ही आपको रखना पड़ेगा। यहां मास की जगह पर आप लिख सकते हो DAV v cos थीटा, टाइम की जगह पर आप 1 सेकंड रख दीजिए, तो जवाब होगा 2 DAV² cos थीटा के बराबर।
इतना फोर्स इस वॉल पर एग्जर्ट होने वाला है। यहां सब कुछ खेल इस मास का था बच्चों, वो मास निकालना ही आपको आना चाहिए था, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और अच्छा सवाल करते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ जी, और अच्छा सवाल है अपने पास में। डिस्क वाला सवाल मैं करवा चुका हूं पहले ही आपको। चलिए, ये 3 सवाल मुझे मिले हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, सुनिए। For a rocket propulsion, velocity of exhaust gases relative to rocket is 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एक रॉकेट सिस्टम है बच्चों। इससे निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस की स्पीड ऑफ गैस या रिलेटिव स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट आपको दिया गया है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्योंकि रॉकेट से निकलने वाली गैस रॉकेट के रेस्पेक्ट में ही बाहर आएगी, तो एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस बोले या रिलेटिव स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैस बोले, एक ही बात होती है। इफ द मास ऑफ रॉकेट सिस्टम इज 1000 kg, इस पूरे रॉकेट सिस्टम का जो मास आपको दे रखा है बेटा वो 1000 kg का आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोला है then the rate of fuel consumption for a rocket to rise up with an acceleration 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रॉकेट का एक्सेलेरेशन ऊपर है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको ये बताना है कि यहां से निकलने वाली गैस का फ्यूल कंजप्शन पर सेकेंड कितना हुआ है, यानी आपको रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन पर सेकेंड निकाल कर देना dm/dt की वैल्यू। एक्सेलेरेटेड रॉकेट है बच्चों अपने पास में, तो मालूम है कि भाई रॉकेट सिस्टम जो होता है वो एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, तो बच्चों यहां पर नीचे की तरफ गैस की वेलोसिटी कांस्टेंट है पर उसका मास वेरिएबल है, तो जो फोर्स होगा उसकी एक रिएक्शन रॉकेट को मिलती है, वो थ्रस्ट की फॉर्म में मिलती है। वो थ्रस्ट एज ए एक्शन रिएक्शन होगा इस एक्शन का, और इस रॉकेट सिस्टम का वेट mg यहां पर लग रहा होगा बच्चों। तो ये एक्सेलरेट तभी होगा जब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा, तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए का कंसेप्ट आपको लगाना होगा बच्चों। एफ नेट बनेगा यहां पर थ्रस्ट माइनस mg बराबर एम ए। इस mg को आप अगर इधर ले जाए तो देखें तो थ्रस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों m इंटू जी प्लस ए के बराबर। पर थ्रस्ट वही होगा जो इस गैस का एक्शन होगा, और गैस का एक्शन क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो यहां पर v रिलेटिव इंटू dm/dt m इंटू जी प्लस ए। चलिए v रिलेटिव की वैल्यू 2 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। dm/dt आपसे पूछ रहा है बच्चों, मास की वैल्यू 1000 kg, g की वैल्यू 9.8 और a की वैल्यू 4.9। 3 0 से 3 0 मर जाएंगी। dm/dt की वैल्यू अगर निकालोगे तो 9 8 17, 9 4 13, 13 14.7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7.35 kg पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका आंसर जाएगा बच्चों, 7.35 kg पर सेकेंड थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए भाई अगले सवाल को देखेंगे बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope। लो साहब, सपोज ये बच्चों एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ की एक ब्रांच और इस ब्रांच से एक यहां पर रोप लटकी हुई है, और इस रोप को एक बंदर
20 किलो का बंदर इस पर लटका हुआ है। 20 किलो का बंदर बच्चों, तो इसका वेट 20g नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। ठीक है, आगे बोले द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। ये बोल रहा है कि अगर इस रस्सी से 25 किलोग्राम का वेट लटका दिया जाए तो रस्सी टूटती नहीं है, पर उससे ज्यादा होते ही इफ द मास एक्सीड्स 25 kg रोप विल, नहीं ये क्या बोल रहा है, हाँ, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट इट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg। यानी इस रस्सी ने 25 किलो का मैक्सिमम वेट सहन कर सकती है। तो अगर इस रोप से मैं 25 किलो का वेट लटका देता हूं बच्चों, तो पक्की बात है कि इसमें जो मैक्सिमम टेंशन आएगी वो मैक्सिमम टेंशन इस 25g के बराबर ही होगी। इससे ज़्यादा ये रेसिस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पता चल गई है। टी मैक्सिमम जो होगा वो 25g के बराबर होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप। मंकी कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़ सकता है। तो भैया अगर ये मंकी किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो हमारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा। अब इस मंकी को आप नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह कंसीडर करके काम करें या इसको इनर्शियल बनाकर। अगर आप कंसीडर करते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करने का मतलब ही होता है एफ नेट इक्वल टू एम ए करना, और यहां नेट फोर्स होगा टी मैक्स माइनस 20g बराबर 20a। टी मैक्स की वैल्यू 25g के बराबर है, ये 20g है, ये 20a है। 5g बराबर 20a, तो a की वैल्यू g/4 आपको मिल जाएगी, यानी 10/4 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऊपर मिलेगा। पर आप कहें नहीं सर हम तो इसको इनर्शियल बनाकर करना चाहते थे, कंसीडर एज इनर्शियल फ्रेम। बिल्कुल कीजिए आप। तो मंकी का वेट 20g यहाँ लग रहा है, मैक्सिमम टेंशन ऊपर लग रहा है, इसको ऊपर एक्सेलरेशन देना है तो सूडो फोर्स 20a नीचे लगेगा। और इनर्शियल कंसीडर करने का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो कर देना है, यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो ऊपर की तरफ है टी मैक्स, डाउनवर्ड में होगा 20g प्लस 20a। टी मैक्स की वैल्यू 25g, इसको इधर लाओ 5g बचेगा, और a की वैल्यू वही g/4 यानी 10/4 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस मंकी का होगा। चाहे जैसे कीजिए, इनर्शियल बनाकर नॉन इनर्शियल बनाकर, हर तरीके से आंसर सेम ही आने वाला है बच्चों। एक और क्वेश्चन देखेंगे भाई। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ग्राफ बना हुआ है। पहले ग्राफ बना देता हूं मैं। ग्राफ आपको दे रखा बच्चों डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। एक्सटी ग्राफ अगर कभी आपने पढ़ा हो काइनेमेटिक्स के अंदर, मैंने पढ़ाया है आपको, तो आपको इस ग्राफ का मतलब भी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, इन द फिगर गिवन बिलो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास। पार्टिकल का मास आपको दे रखा है उसने 0.1 kg के बराबर। द इम्पल्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको इम्पल्स निकाल कर देना है, और वो भी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकाल कर देना है। हम सब ने पढ़ा है बच्चों कि इम्पल्स जो होता है वो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मल्टीप्लीकेशन। पर वही इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है बच्चों।
और चेंज इन मोमेंटम होता है m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब अगर ध्यान से देखो ग्राफ में, तो xt ग्राफ का स्लोप जो होता है बच्चों वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। t इक्वल्स टू 0 वाली सिचुएशन पर अगर देखोगे तो आपको कुछ एंगल दिखाई देगा, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर अगर देखोगे आप यहां जाकर तो थीटा आपको 0 डिग्री का दिखाई देगा, क्योंकि ग्राफ यहां जाकर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया है। तो भैया यहां की इनिशियल वेलोसिटी अगर देखोगे तो tan थीटा से आप निकाल कर दे सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पर है कितना बच्चों 4, बेस पर है 2, तो ये 2 आएगा। फाइनल वेलोसिटी देखोगे तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है बच्चों, बस पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। मास की जगह पर 0.1, फाइनल वेलोसिटी की 0, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 2 हो गई बच्चों, तो जवाब होगा -0.2 kg मीटर पर सेकंड के बराबर, या न्यूटन सेकंड भी आप लिख सकते हो। तो हमारा आंसर यहां -0.2 kg मीटर पर सेकंड जाएगा बच्चों। चलिए और सवाल देखें जरा। हाँ, एक और क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन से ही चीजें क्लियर होती हैं बच्चों, ये बात मैं कई बार आपको बोल चुका हूं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो एक और अच्छा सवाल आ गया। 2 persons होल्ड्स अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल वेट टाइटली एट इट्स एंड सो दैट इट इज हॉरिजॉन्टल। 2 आदमियों ने एक रस्सी को टाइटली हॉरिजॉन्टल पकड़ रखा है बच्चों। ये रस्सी है भाई, ये दूसरा आदमी है, इसने भी पकड़ रखा है, इसने भी पकड़ रखा है, टाइटली पकड़ रखा है, हॉरिजॉन्टल पकड़ रखा है, ठीक है। 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint which is now no longer remains horizontal। अब ये बोल रहा है कि आपने इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर एक 15 kg का ब्लॉक लटका दिया। जैसे आप ब्लॉक को लटकाएंगे तो ये स्ट्रिंग जो पहले आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही थी बच्चों, वो स्लाइटली टिल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने यहां पर 15 kg का वेट लटकाया, तो ये धागा ऐसे टिल्ट हो गया बच्चों। यहां आपने 15G लगा दिया है, हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई ये एंगल बना लेगा बच्चों। तो इसके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, धागे के अंदर, रस्सी के अंदर, ठीक है। तो पूछ रहा है अपने से द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप इज। बोल रहा है कि इस रोप को स्ट्रेट बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम कितनी टेंशन यहां पर होगी। चलो भाई, अगर आप इस टेंशन फोर्स को देखें बच्चों, यहां ये टेंशन T दिख रहा है आपको एरो, ऐसे यहां भी आपको एरो नजर आ रहा होगा। या चलो फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का ही बना लो ना यार, जिस ब्लॉक को लटकाया आपने केवल उसी को बना लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बना देता हूं तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा थीटा वापस से थीटा थीटा बन जाएगा। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखोगे तो 15G यहां दिखाई देगा, एक टेंशन फोर्स यहां दिखाई देगा, एक टेंशन फोर्स यहां दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल से दोनों टेंशन थीटा थीटा एंगल पर होंगे। अगर इनको रिजॉल्व करेंगे आप तो ये T cos थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ T sin थीटा होगा, इसका ये कंपोनेंट T cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट T sin थीटा होगा। कॉस कंपोनेंट कट जाएंगे बच्चों, ऊपर का फोर्स 2T sin थीटा बनेगा, नीचे का फोर्स W बनेगा, मतलब वेट बनेगा, 15G लिख सकते हो आप। तो यहां से टेंशन की वैल्यू अगर निकालोगे तो 15G/2 sin थीटा होगा। समझिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि इस रोप को स्ट्रेट बनाने के लिए मिनिमम टेंशन कितनी होगी। स्ट्रेट अगर बनाओगे तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल रोप का बन रहा है वो 0 डिग्री करना पड़ेगा, तभी जाकर स्ट्रेट बनेगा भाई।
और आपको मालूम है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में यहां रख देता हूं तो t इक्वल टू बनता है बच्चों 15g अपॉन 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू आती है बच्चों 0 के बराबर, और किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में 0 से डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट आंसर आता है बच्चों, इनडिटरमाइन, यानी वो डिटरमाइन नहीं है, फाइनाइट आंसर नहीं होगा, जवाब होगा इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ कि आप हल्का सा भी वेट अगर बीच में लटका दोगे, 15 ग्राम बहुत हल्का सा वेट होता है बच्चों, ठीक है, 15 ग्राम बोल दो, 15 केजी लटका दो, 1 ग्राम लटका दो, चिड़िया बैठ जाए यार, ठीक है, तो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां मिड से, और उसको स्ट्रेट करने के लिए आपको इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कितना भी फोर्स लगा लो वो स्ट्रेट होगा ही नहीं। कहने का मतलब यह है, यहां स्लाइटली डिफ्लेक्शन उसके अंदर रहेगा। चलिए भाई, और तो हर वैरायटी का सवाल मैं पहले से ही आपको करवा चुका हूं। हाँ, ये सवाल अपन करेंगे, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस मैं पहले ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए आपको यहां ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं बच्चों। देखो क्या बोला है, अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन विद अ हेल्प ऑफ अ रोप विच मूव्स विद अ वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर। आपको ऐसे एक डायग्राम बनाकर दे रखा है बच्चों, यहां एक पुली लगा रखी है आपने, यहां एक ब्लॉक है m मास का, वर्टिकल से थीटा एंगल पर एक रोप इससे कनेक्टेड की, और हॉरिजॉन्टली आप उसको v स्पीड से पुल कर रहे हो, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, अब सिंपल सी बात है यार बच्चों, जब आप इस रस्सी को पकड़कर या खींच रहे होंगे तो ये ब्लॉक आगे खिसक रहा होगा, किसी न किसी वेलोसिटी से तो खिसकेगा ही सही। तो आपको यही बताना है कि इस ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी होती है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझिएगा ध्यान से, मैं अगर यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल को पूरा करूं तो ये तो स्ट्रिंग लेंथ L है, ये इस ब्लॉक का पुली से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है और ये y है। आप देख रहे हैं ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो एप्लीकेबल होगी, L स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं इस रस्सी को पुल करूंगा तो इन तीनों में से चेंज क्या क्या होने वाला है। ऑब्वियसली रस्सी की लेंथ कम होती जाएगी और ब्लॉक आगे खिसकता जाएगा, तो L और X ही चेंज होगा, ये वर्टिकल पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मिलता है बच्चों 2L dl बाई dt, ये बनेगा 2x dx बाई dt, इसका 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, 2 से 2 मर जाएगा। मुझे मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रिंग लेंथ जो होगा वो स्ट्रिंग की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और dx बाई dt होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नॉन एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। मुझे यही कैलकुलेट करना है, तो इसको x को मैं इधर ले जाता हूं, तो vx की वैल्यू बनेगी बच्चों L बाई एक्स इंटू वी के बराबर। अब ट्राइंगल से ही देखें अपन तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो अपने को मालूम है बच्चों साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी x बाई एल, पर यहाँ तो L बाई एक्स, देयरफॉर L बाई एक्स जो होगा वो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर v बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ इसको, या इसको मैं v कॉसेक थीटा भी लिख सकता हूँ। एक तरीका तो ये था इस सवाल को सॉल्व करने का। एक सवाल ध्यान से देखें तो ये स्ट्रिंग जो है ना बच्चों, ये है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग को जब आप पुल कर रहे हो तो ये ना तो एक्सटेंड हो रही है ना कंप्रेस होगी, उसको बोलते हैं हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो यहां जब आप इसको पुल करोगे
तो ये इनएक्सेंसिबल स्ट्रिंग जो होगी बिहेव करेगी एज ए रिजिड बॉडी। तो ध्यान से देखें, स्ट्रिंग की वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी v से आप इसको पुल कर रहे हो उतनी से ये v पुल हो रहा है, मतलब ये इधर की तरफ वेलोसिटी v है, और मुझे इस ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल कर देनी है ये वाली। ये एंगल थीटा आपको दे रखा है, तो ये ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो रिजिड बॉडी के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो कर दीजिए आप। ट्रिक है, मतलब ये रिजिड बॉडी कौन है यहां, स्ट्रिंग, उसके अलोंग v वेलोसिटी तो ऑलरेडी है, पर इस अननोन वेलोसिटी को भी उसके अलोंग कर दिया जाए और दोनों अगर बराबर हो जाए v x cos 90 माइनस थीटा, तो रिलेटिव जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो रिलेटिव जीरो आ जाएगा। हमें मालूम है कि बच्चों यहां पर cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो यहां से v x की वैल्यू क्या होगी, v अपॉन साइन थीटा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब कुछ PYQ वाली बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। PYQ अपने पास जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो कैसे क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। PYQ वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं अब, क्योंकि चैप्टर ऐसा है जिसमें फ्रिक्शन के सवाल भी बन जाते हैं, पर फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस को हम नहीं ले रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर की। चलिए PYQ वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अब जरा। हाँ बच्चों, 2006 का सवाल मेरे सामने है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही सवाल है। अब 0.5 kg बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। ऐसे डायग्राम आपको दे रखा है। डिग्री वॉल से एंगल बना हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। बॉल का मास आपको दे रखा है 0.5 kg, 12 मीटर पर सेकंड से जाकर ये वॉल से टकरा रही है। इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, यानी कि जितनी स्पीड से टकरा रही है उतनी से ही रिबाउंड हो रही है, मतलब कॉलिजन इलास्टिक है बच्चों। बॉल और वॉल का कांटेक्ट ड्यूरेशन 0.25 सेकंड आपको दे रखा है। कांटेक्ट ड्यूरेशन 0.25 सेकंड आपको दिया हुआ है। द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल, आपने पढ़ा है यार, एफ एवरेज जो आता है बच्चों वो 2mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। ये तब होता है व्हेन थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, पर अगर थीटा वर्टिकल से दे रखा हो तो एफ एवरेज मैंने आपको बताया था कि कॉस की जगह पर आपको साइन करना होगा, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। मास की जगह पर कितना दे रखा बेटा वो आपको 0.5 kg, v की जगह पर 12, साइन 30, टाइम की जगह पर 0.25, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होगी तो ये 2 से 2 मर जाएगा, 12 पंजे 60, 6 बन जाएगा ऊपर, 0.25 नीचे, ठीक है। काट दीजिए आप यहां पर इसको, 5 से काटो पहले, 120, यह आ जाएगा 5 दूनी 10, ऑप्शन 24 न्यूटन। 24 न्यूटन का फोर्स यहां पर एक्सर्ट होगा बच्चों, ठीक है। 2006 का सवाल था। और तो आपके लेवल का सवाल ही कराऊं तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2011 का क्वेश्चन, क्या सवाल है बच्चों।
A person of mass 60 kg is inside a lift of mass 940 kg. लिफ्ट का मास भी दे रखा है और पर्सन का मास भी दिया हुआ है, ध्यान रखना। लिफ्ट के मास को कैपिटल एम से बता रहा हूं, 940 kg दे रखा है और पर्सन का मास आपको दे रखा है 60 kg। ठीक है। एंड प्रेसेस द बटन ऑन द कंट्रोल पैनल, द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करना शुरू कर देती है। जी की वैल्यू 10 लेनी है। द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, केबल के माध्यम से चलती है बच्चों, यहां पर टेंशन आपको बताना होगा। यार ये तो एक्सेलरेटेड लिफ्ट है अपने पास में, तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। G+A का कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, पर यहां जो मास होगा वो टोटल मास बनेगा 1000 बनेगा। ध्यान से देखो, 940 में 68 करो 1000 बन जाएगा। जी की जगह 10, यहाँ 11, तो आपको मिलेगा 11 को 1000 से 11000 न्यूटन का टेंशन फोर्स यहाँ केबल पर लगने वाला है। यस, 11000 न्यूटन थर्ड ऑप्शन में दे रखा है आपको। चलो और देखते हैं जरा कोई अच्छा सवाल। एक और क्वेश्चन है, 2014 का सवाल है बच्चों। 2014 का सवाल आपको ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ है बच्चों। या 0 या 2, यहाँ 4, बीच में 6 है, यहाँ 8 है। यहाँ पर फोर्स आपको दे रखा है 6 न्यूटन, यहाँ आपको दे रखा है उसने 3 न्यूटन, यहाँ आपको -3 न्यूटन। पूछ रहा है अपने से, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। मोमेंटम चेंज आपसे पूछा जा रहा है, यानी इंपल्स पूछ रहा है। तो हम सबको मालूम है यार बच्चों, F इक्वल्स होता है भाई चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स क्या होगा, F इंटू डेल्टा टी। और F इंटू डेल्टा टी यहाँ क्या बता रहा है बच्चों, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको विद साइन एरिया निकालना होगा। पहला एरिया आपका ये ट्राइंगल दिखाई देगा, दूसरा एरिया आपको ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, तीसरा एरिया भी ये आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 6 आ जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया -3 इंटू 2 करोगे -6 आ जाएगा। A3 करोगे, रेक्टेंगल है तो 4 इंटू 3 करोगे 12 आ जाएगा। सबको ऐड करोगे 6 से 6 कट जाएगा, 12 न्यूटन सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, या 12 kg मीटर पर सेकंड हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर बना करते हैं बच्चों। कुछ अच्छे सवाल जो मुझे करवाने थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब कुछ सवाल फ्रिक्शन से रिलेटेड आते हैं बच्चों, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का कॉम्बिनेशन। तो अगली क्लास में हम पहले फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद पूरा जब फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तब कुछ अच्छे सवाल विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, वो कॉम्बिनेशन बनाकर अपन सवाल पूछेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।